हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम पढ़ेंगे द्रव्य संरक्षण के नियम में व्युत्क्रमानुपात का नियम। कौन सा? व्युत्क्रमानुपात क्या या तुल्य अनुपात का नियम। इसे हम बराबर अनुपात का नियम भी कहते हैं। तो आइए समझिए क्या होता है व्युत्क्रमानुपात का नियम या तुल्य अनुपात का नियम। इसको हम डायग्राम द्वारा अच्छे से समझेंगे, आपको बेहतरीन समझाऊंगा मैं, है ना। आप ध्यान पूर्वक हमारी वीडियो अच्छे से देखिए। तो देखिए कौन सा समझने जा रहे हैं हम टॉपिक आज, व्युत्क्रमानुपात का नियम। क्लास 11 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक व्युत्क्रमानुपात का नियम, हर बार एग्जाम में आता है। देखिए क्या होता है व्युत्क्रमानुपात का नियम, ठीक है ना। जब दो तत्व, इस नियम के अनुसार क्या होता है, जब दो तत्व, दो एलिमेंट आपस में संयोग करते हैं किसी तीसरे तत्व की निश्चित द्रव्यमान से। किससे करेंगे? जब दो तत्व लेंगे, अलग अलग दो एलिमेंट लेंगे, वो किसी निश्चित मात्रा के किसी तीसरे तत्व के साथ रिएक्शन करेंगे, तो वो आपस में क्या होगा, उन तत्वों के समान या उनकी गुणित होगा जिन तत्वों से वो आपस में रिएक्शन करते हैं, जिन तत्वों से वो आपस में अभिक्रिया करते हैं। तो क्या होता है, तो देखिए दो तत्व लेंगे, दो एलिमेंट लेंगे और आपस में किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान वाले तत्व से हम क्या करवाएंगे, उसकी अभिक्रिया करवाएंगे, किसी रिएक्शन करवाएंगे। तो वो आपस में पहले वाले जो दो तत्व हैं उनका जो संयोग करवाएंगे और तीसरे तत्व से जो संयोग करेंगे, तो उनका आपस में अनुपात क्या होगा, सरल होगा या गुणित अनुपात का होगा, है ना। तो ये हम अच्छे से बोर्ड पे समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए डेफिनेशन आपको समझ में नहीं आता हो सकता है, देखिए, है ना। तो दो तत्व लेंगे, कोई भी दो तत्व लेंगे हम, एक कार्बन ले लिया हमने, है ना, और दूसरा जो एलिमेंट लेंगे वो हम ऑक्सीजन ले लेंगे, ठीक है। कार्बन और ऑक्सीजन का किसी तीसरे तत्व हाइड्रोजन के साथ क्या करवाएंगे, हम अभिक्रिया करवाएंगे। ठीक, आई बात समझ में आपको? ये अच्छे से ध्यान से आपको समझना है, यहीं पर आपको व्यवस्थित देखना है इसको। देखिए कार्बन और ऑक्सीजन का संयोग, दो एलिमेंट लिए हमने, दो तत्व लिए, उनका क्या करवाएंगे, तीसरे तत्व के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो कैसा, वो तीसरे तत्व का रिएक्शन कैसे करवाएंगे, इसके समान द्रव्यमान के साथ। ठीक, तो कैसा होता है समान द्रव्यमान, देखिए मान लो कार्बन का हम हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, CH4 बन जाएगा। और ऑक्सीजन का हम हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाएंगे तो H2O बनेगा, यानी पानी। ठीक है, देखिए अब क्या होता है, कार्बन और ऑक्सीजन का आपको एटॉमिक मास मालूम होगा, द्रव्यमान आपने याद कर लिए होंगे, मैंने PDF फाइल भेजी होगी, उसके अंदर एटॉमिक मास लिखे हुए डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट, ठीक है ना। तो वो वहां से आपको याद कर लेना अगर नहीं भी करा हो आपने तो। देखिए तो यहाँ पर कार्बन है और यहाँ पर ऑक्सीजन। कार्बन का जो होता है वो कितना होता है, 12 होता है, और ये इसका जो ऑक्सीजन का होता है इसका कितना होता है, एटॉमिक मास 16 होता है। ठीक है, यानी 6 12, 6 तो परमाणु क्रमांक है और 12 इसका द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास। उसके बाद ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 8, और परमाणु द्रव्यमान कितना है, 16 है। ठीक है, ओके, तो हम समझेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, किसने अभिक्रिया करी, कौन से दो तत्व आपस में जुड़े और किसके साथ अभिक्रिया हुई, तो आप देखिए व्यवस्थित, है ना। देखना इधर कार्बन की रिएक्शन हमने ऑक्सीजन हाइड्रोजन से करवाई, है ना, यानी कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात यहाँ पर हमको निकालना है। तो कार्बन का कितना हो जाएगा बताइए, कार्बन का जो द्रव्यमान कितना है, 12 है, और हाइड्रोजन का कितना है, यहाँ कितने हाइड्रोजन है, 4 है, तो यहाँ पर इसका परमाणु द्रव्यमान 4 होगा, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1 होता है, देखो परमाणु क्रमांक भी 1 होता है, 1 1। ठीक है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है, तो हमने यहाँ पर हाइड्रोजन 4 लिख दिया। ठीक, अब यहाँ पर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या निकालना चाहेंगे, एटॉमिक मास निकालना चाहेंगे। तो हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ 2 है, ऑक्सीजन कितना है, यहाँ एक ऑक्सीजन तो 16 हो जाएगा। ठीक, एक ही ऑक्सीजन है। अब देखिए यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन की दोनों की अभिक्रिया हम तीसरे तत्व हाइड्रोजन के समान द्रव्यमान से करवाना है, समान द्रव्यमान। तो एक तरफ कितना है इसका, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 4 है, परमाणु द्रव्यमान कितना है, एटॉमिक मास यहाँ पर 4 दिया हुआ है, और यहाँ पर कितना दिया है, एटॉमिक मास 2 दिया है। तो ये हमको क्या करना पड़ेगा, इसके बरोबर करना पड़ेगा, है ना, इसका एटॉमिक मास इसके बरोबर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भी हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। तो हमने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से क्रिया करवाई तो H2O बना, तो इसका जो एटॉमिक मास निकल कर आया 2 आया, और इसका जो निकल कर आया वो 4 आया। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसका समान द्रव्यमान करना पड़ेगा दोनों तरफ।
तो हमको क्या करना है, इसका इधर वाली साइड में क्या करना है, हमको 2 से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, समान द्रव्यमान हो जाएगा। तो है ना, इसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 16 2 जा 32, है ना। तो यहाँ पर 12 अनुपात है ना, यहाँ पर देखना 12:4 आया है, यानी कार्बन और हाइड्रोजन का जो अनुपात आया 12:4 आया, और इसका हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो अनुपात निकाल कर लाए हम वो 4:32 आए हैं। यानी हाइड्रोजन का हमारे पास अनुपात क्या हो गया, सेम हो गया। किसका द्रव्यमान सेम हो गया, हाइड्रोजन का द्रव्यमान सेम हो गया, यानी एटॉमिक मास हमारे पास दोनों के बराबर हो गए, सेम हो गए, ठीक है ना। सेम हो गए तो क्या करेंगे अब, देखिए इसके समान द्रव्यमान के साथ रिएक्शन करेगा, इसके हाइड्रोजन के समान द्रव्यमान के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम कार्बन लेंगे, है ना, और यहाँ से हम ऑक्सीजन लेंगे, है ना, और इसका हम देखेंगे, देखिए वो कार्बन का कितना है, यहाँ 12 है, ऑक्सीजन का इधर कितना है 32 है। देखिए तो ये जो मान आया हमारे पास, जो ये रेशो निकल कर आया, ये इन दोनों तत्व की जो आपस में रिएक्शन करवाएंगे तो भी यही रेशो यहाँ पर आना चाहिए, है ना। यही ये नियम कहता है, यही ये नियम कहता है, ठीक है ना। इस नियम के बारे में इतना ही, यही इस नियम की खासियत है। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन और ऑक्सीजन का जो संयोग करेंगे, जो अभिक्रिया करवाएंगे, तो भी इस वाले द्रव्यमान इसके अनुपात के बराबर यहाँ का अनुपात आएगा। देखिए कार्बन और ऑक्सीजन का संयोग करवाएंगे तो CO2 बन जाएगा। तो यहाँ पर कार्बन है तो कार्बन का कितना है 12 लिया हमने, ऑक्सीजन कितनी है 2 है 2, O2 तो कितना हो जाएगा 16 दूनी 32 हो जाएगा। यानी इन दोनों की जो अभिक्रिया करवाई हमने तो ये वाला मान इसके समान आया है, ठीक है ना। तो यही ये व्युत्क्रमानुपात का नियम है ना, यह तुल्य अनुपात का नियम, या इसे बराबर अनुपात का नियम भी हम कहते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, कार्बन और ऑक्सीजन 2 एलिमेंट लिए और दोनों की हमने तीसरे तत्व के समान द्रव्यमान के साथ रिएक्शन करवाई, यानी हाइड्रोजन के समान द्रव्यमान के साथ रिएक्शन करवाई। हमारे पास हाइड्रोजन का द्रव्यमान समान नहीं था तो हमने समान करा, कैसे करा, 2 का मल्टीप्लाई करा और समान द्रव्यमान कर लिया, और अब इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन का जो अनुपात निकल कर आएगा वो आएगा 12:32, और यही अनुपात यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्शन करवाएंगे तो कार्बन ऑक्सीजन के संयोग से क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, यानी CO2 बनेगा। तो इसका जो अनुपात निकल कर आया हमारे पास, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 32, तो 12:32 आया, और यहाँ पर भी 12:32 है। तो ये इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, तुल्य अनुपात के नियम की। जब दो तत्व आपस में संयोग करते हैं या अभिक्रिया करते हैं, है ना, दो तत्व आपस में संयोग करते हैं तो तीसरे तत्व के एक निश्चित द्रव्यमान से वो क्रिया करें, है ना। जब दो तत्व के अलग अलग द्रव्यमान वाले दो तत्व जो रहेंगे वो तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से क्रिया करेंगे तो पहले उन तत्वों के, यानी पहले इन तत्वों के द्रव्यमान समान होंगे या उनकी गुणित होंगे, ठीक है ना। तो ठीक, तो यहाँ पर समान द्रव्यमान आ गया, ठीक है। तो ये है व्युत्क्रमानुपात का नियम, या इसे हम तुल्य अनुपात का नियम भी करते हैं। आए समझ में, है ना। इसकी डेफिनेशन आप मैं नोट्स PDF बनाकर भेजूंगा, वहां से आप लिख लीजिएगा, ठीक है। ओके, यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे व्युत्क्रमानुपात का नियम के बाद हम पढ़ेंगे गेल-लुसेक का नियम, है ना। रासायनिक संयोग का लास्ट नियम जो बचा हमारे पास कौन सा है, गेल-लुसेक का नियम। गेल-लुसेक का आयतन संबंधी नियम भी हम इसे कहते हैं, ठीक है। तो आइए क्या होता है, लिखेंगे। आयतन संबंधी नियम, गेल-लुसेक का आयतन संबंधी नियम, ठीक है। क्या है, गेल-लुसेक का आयतन संबंधी नियम के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या होता है गेल-लुसेक का आयतन संबंधी, ये रासायनिक संयोग के नियम में लास्ट नियम जो बचा है वो गेल-लुसेक का नियम, उसके बाद रासायनिक संयोग के नियम
खत्म हो जाएंगे सारे, ठीक है। तो देखिए गेल उसे कहें आपकी स्थिति में ये होना चाहिए, ठीक है ना। गेल उसे का आयतन संबंधी नियम क्या कहते हैं, जब रासायनिक अभिक्रिया में गैस क्या होती है, संयुक्त होती है या बनती है, तब उनका अनुपात क्या होता है, सरल अनुपात में होता है, तब उनका अनुपात सरल होता है, यानी सिंपलेस्ट रेशियो में होता है। जबकि सभी गैसों का ताप और दाब कौन सी स्थिति में होनी चाहिए, समान की दाब और ताप की स्थिति में होनी चाहिए। गैसें समान ताप की स्थिति में होनी चाहिए और दाब समान दाब की स्थिति में होनी चाहिए, ठीक है। दाब भी समान होना चाहिए और ताप भी समान होना चाहिए, है ना। तो इनका अनुपात क्या होगा, सिंपलेस्ट होगा, ठीक। जब रासायनिक अभिक्रिया में गैस संयुक्त होती है ना, जब रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया कराएंगे तो कोई भी दो एलिमेंट लेंगे, यानी ऐसे लेंगे जो गैस की कंडीशन, गैस वाली स्थिति में। तो दो रासायनिक अभिक्रिया में जब आपस में गैस कंबाइन होती है या संयुक्त होती है या बनती है, तो उनका जो रेशो क्या होगा, अनुपात होगा सरल अनुपात, यानी सिंपलेस्ट रेशो में होगा, है ना। जबकि सभी गैस से क्या होना चाहिए, समान ताप और समान दाब की स्थिति में होनी चाहिए, ठीक है। आइए देखिए क्या होता है। देखिए हाइड्रोजन का संयोग करवाएंगे हम क्लोरीन से, Cl2 से, तो क्या बनेगा, HCl बनेगा, है ना। क्या बनेगा, HCl बनेगा। तो इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 2 हाइड्रोजन हो गए, ये 2 हाइड्रोजन, क्लोरीन कितने, 2 क्लोरीन, तो ये 2 क्लोरीन, 2 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन ना, ये बैलेंस करेंगे तो ये मिलेगा, ठीक है ना। यानी इसका फॉर्म क्या होना चाहिए, गैस, यानी गैस रूप में होंगे, ठीक है ना। गैस रूप में जो आपस सहयोग करेंगे, ये बनने वाला उत्पाद भी यानी प्रोडक्ट भी क्या बनेगा, वो भी गैस ही बनेगा, है ना, वो भी गैस फॉर्म में होगा, है ना। तो इनका जो आयतन होगा वो क्या होगा, सिंपलेस्ट रेशो में होगा, यानी, है ना, ठीक ऐसा। यानी हाइड्रोजन 1 और या 2, यानी इसका सिंपलेस्ट रेशो क्या हो गया, 1:1:2, यानी सिंपल रेशो 1:2 के अनुपात में हो गया, ठीक है। और इनका सभी का टेम्परेचर और प्रेशर क्या होगा, समान होगा, है ना। ताप भी समान होगा और दाब भी समान होगा। इस स्थिति में क्या होगा, इनके जो आयतन का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, सरल होगा। यही गेल-लुसाक का नियम आयतन संबंधी नियम है, ठीक। इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं, देखिए, है ना, N2 प्लस हाइड्रो, है ना, H2, तो क्या बनेगा, देखिए NH3 बन जाएगा, है ना। यहाँ पर 2 तो यहाँ पर हो जाएगा 3, इसको बैलेंस करेंगे, है ना, बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर हो जाएगा 3, है ना। तो इसका बनने वाला जो रेशो या आयतन भी क्या बनेगा, जैसे कि 2:3 अनुपात क्या हो जाएगा, 2, ठीक है ना। यहाँ 1 हो जाएगा, 1:3:2, तो ये क्या हो जाएगा, रेशो 1:3 के अनुपात में हो जाएगा, यानी सिंपलेस्ट रेशो में आएगा गेल-लुसाक का आयतन संबंधी नियम में क्या होगा, अनुपात होंगे वो क्या होंगे, सरल होंगे। यानी क्या होता है, जब रासायनिक अभिक्रिया में क्या होती है, गैस आपस में कंबाइन होती है या संयुक्त होती है, तो क्या होगा, उनके आयतन क्या होंगे, सरल अनुपात में होंगे। जबकि सभी गैसों के ताप और दाब की स्थिति क्या होगी, समान होगी, ठीक है। तो यही गेल-लुसाक का आयतन संबंधी नियम। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।